हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी साइंस क्लासेस। तो यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे। उस प्लांट में हमने क्या क्या देख लिया था। उस प्लांट में हमने लेयर्स के बारे में जान लिया था, कौन कौन सी आउटर लेयर थी, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम थी, फिर मिडिल लेयर थी, फिर टेपिटम थी। टेपिटम के अंदर फिर हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिलती है। जहाँ पे माइक्रोस्पोर या माइक्रो वर्ड आएगा वो मेल से रिलेटेड होता है मोस्टली, और मेगा वर्ड फीमेल से रिलेटेड होता है। कनेक्टिव हमने पढ़ लिया था, एंडोथीशियम के बारे में पढ़ लिया था, एल्फा सेलोजी, फाइब्रस बैंड, कैलोज, ये सब हमने देख लिया था। स्ट्रोमियम हमने देख लिया था, जहां से डेहिसेंट होगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस को हम स्ट्रोमियम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर कितने किसके द्वारा बने? मियोसिस के द्वारा। जब मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे, चार बनेंगे, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर कैलोज के द्वारा एक जगह ट्रैप्ड होते हैं, या फिर कैलोज के द्वारा एक जगह बंधे हुए होते हैं, तो उसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते थे। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड का जब ये पोलन ग्रेन रिलीज होने वाले होते हैं तो ये टेट्राड डिसॉल्व हो जाता है। किस तरह से डिसॉल्व होता है? तो हमने एक और पढ़ा था, जो कैलेज नाम का एंजाइम था। वो कैलेज नाम का एंजाइम किससे रिलीज हो रहा था? ये टेपिटम से रिलीज हो रहा था। ये जो टेपिटम से कैलेज रिलीज हुआ, ये इस कैलोज को डाइजेस्ट करता है। टेपिटम से रिलीज होने वाला कैलेज एंजाइम कैलोज को डाइजेस्ट करेगा, और कैलोज को डाइजेस्ट करने के बाद इस टेट्राड को फ्री कर देगा, और ये सारे बाहर चले जाएंगे। और उसके बाद जो डेवलप हुआ था डिसोसिएटेड फॉर्म जो थी, उन सब को हम पोलन ग्रेन बोलते थे। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन एक्चुअल में गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट वो जगह होती है या वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर गैमीट रहता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें गैमीट रहता है। तो ये गैमीट था। तो गैमीट किसके अंदर है? गैमेटोफाइट के अंदर है। तो गैमेटोफाइट कौन है? पोलन ग्रेन है। अब इसके अंदर गैमीट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अब इसमें एक बात बताई गई है क्या, कि जैसे कि कोई हिबिस्कस का प्लांट है। अब हिबिस्कस के प्लांट में हिबिस्कस फ्लावर जब आ रहा था, तो उस पर अगर हम टच करेंगे तो टच करने से एक येलोइश पाउडरी स्ट्रक्चर हमारे हाथ पे आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं वो। अब उस पोलन ग्रेन्स को अगर हम पानी के बूंद के साथ, वाटर ड्रॉपलेट के साथ अगर स्लाइड पे देखेंगे, स्लाइड पे रखने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में देखने में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स उसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम अलग अलग वैरायटी के माइक्रोस्पोर देखेंगे तो उनकी जो पैटर्न है वो सब अलग दिखेगा। मतलब अगर हम इस माइक्रोस्कोर स्पोर को ऑब्जर्व करें तो इसमें जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये जो पैटर्न है, स्पाइक लाइक पैटर्न, ये सभी का अलग होता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का डिफरेंट होगा दूसरी स्पीसीज से। मतलब कि अगर मैंने कहा कि एक स्पीसीज के 50 मेंबर है, तो इन 50 के पास सबके पास ये पैटर्न मिलेगा। लेकिन ये अगर किसी दूसरी स्पीसीज में देखेंगे तो ये पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई और पैटर्न मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसका हम टेक्सोनोमी में भी यूज करते हैं, या फिर हम कहें क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया जा सकता है। मतलब ये जो आउटर मोस्ट वॉल की वेराइटी है, या फिर आउटर मोस्ट वॉल की जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कि ये जो बना है ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन में जो आउटर वॉल दिखाई दे रही है, जो आउटर वॉल दिखाई दे रही है, ये आउटर वॉल एक्साइन है। ये आउटर वॉल जो है ये एक्साइन है। अभी जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। स्पोरोपोलेनिन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कि जो टेपिटम था, टेपिटम से यहाँ हमने देखा था जो टेपिटम है वो टेपिटम यूबिस बॉडीज बनाता है। ये यूबिस बॉडीज से स्पोरोपोलेनिन बनता था, और स्पोरोपोलेनिन से एक्साइन बनती थी पोलन ग्रेन की, और वही एक्साइन आउटर लेयर बनाती है एक्साइन उसकी पोलन ग्रेन की। तो आउटर लेयर किसकी बनी होती है? एक्साइन की बनी होती है। अब ये एक्साइन कैसा था? रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर था। मतलब कि इस पे एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बेस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। डाइजेस्ट ये नहीं होगा। अब क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो कई कई सालों तक ये
ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये फॉसिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, किसमें, ये फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा कौन, एक्साइन। तो एक्साइन की वजह से फॉसिलाइजेशन देखने को मिलता है। सबसे बाहर की लेयर हुआ करती है ये एक्साइन। अब 2 लेयर का तो था ये। अब 2 लेयर का था तो इसमें पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल इन मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब पोलन ग्रेन का अगर हम डायमीटर देखें, ये डायमीटर हुआ करता है, तो पोलन ग्रेन का जो डायमीटर है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर का देखने को मिलेगा। आउटर लेयर जो थी इसकी वो एक्साइन थी, हमने देखी उसकी प्रॉपर्टी किस तरह की थी। तो किसकी बनी हुई है, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। अब स्पोरोपोलिनिन की है तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, इस पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो हाई टेम्परेचर का, ना लो टेम्परेचर का, ना स्ट्रॉन्ग एसिड का, ना स्ट्रॉन्ग बेस का, ना एल्काइल का, एल्कली का, ना एंजाइम का, किसी भी चीज का कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता। अब जो इंटाइन है वो इनर लेयर है, जो इंटाइन है वो इनर लेयर है, और ये इनर लेयर किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मगर मतलब कि ये अगर मैंने कहा ये आउटर लेयर थी, तो इसके अंदर ये जो बनाई ये इनर लेयर, और इनर लेयर किसकी है, सेलुलोज और पेक्टिन की, और आउटर लेयर एक्साइन की। तो सेलुलोज और पेक्टिन से जो है वो एक्सपेंड हो सकती है। अब पोलन ग्रेन जो होता है उसमें पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब बनती है। तो जो पोलन ट्यूब बनती है वो इंटाइन की ही बनती है। पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है, इंटाइन की। तो अगर मैंने कहा कि ये एक पोलन ग्रेन था कुछ इस प्रकार से, ये इंटाइन हो गई, इसके चारों तरफ ये एक्साइन हो गई। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है एक्साइन का। तो इंटाइन जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है यही पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करती है, मतलब इसी से पोलन ट्यूब बनेगी ड्यूरिंग द पोलन जर्मिनेशन। तो अब ये पोलन ट्यूब बाहर कैसे आएगी, तो बाहर आने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि एक्साइन है, एक्साइन तो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकती किसी एंजाइम से, तो इसको जब बाहर आना होगा तो यहाँ पे हमें कुछ ओपनिंग्स दिखाई देंगी, जिस ओपनिंग को हम नाम देते हैं पोलन जर्म पोर। इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं जर्म पोर। ये जो जर्म पोर दिखाई दे रहा है, इस जर्म पोर के द्वारा यहाँ से एक ओपनिंग दिखाई देगी, ये जर्म पोर है। इसी जर्म पोर के द्वारा ये पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। अब ये जो पोलन ट्यूब है कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाएगी ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में जर्म पोर यहाँ पे मदद किया करते हैं। जर्म पोर एक वो जगह होती है जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट, पोलन ग्रेन एक्साइन प्रोमिनेंट एपर्चर। पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट एपर्चर होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अब क्योंकि ये खराब तो होगा नहीं, मतलब कि इसकी जो आउटर वॉल है वो डाइजेस्ट किसी से हो नहीं सकती, तो ये फॉसिल्स में देखने को मिलेगी। तो वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिन है, तो फॉसिलाइजेशन में ये इन्वॉल्व होती है। अब जो एक्साइन है उसका एक फैसिनेटिंग एरे होता है, इसको पैटर्न बोलते हैं। अब फंक्शन क्या था जर्म पोर का, हमने अभी अभी देखा कि ये पोलन ट्यूब को बाहर निकालने के लिए ड्यूरिंग द पोलन जर्मिनेशन ये इन्वॉल्व हुआ करता है। अब इंटाइन हमने देख ही ली थी, इंटाइन किसकी बनी होती, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई थी। साइटोप्लाज्म जो था पोलन ग्रेन का वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया गया था। इसमें 2 सेल्स बनी, मतलब कि अगर हम कहें जो मदर सेल थी, मदर सेल ने क्या किया था, यहाँ पे एक मदर सेल है जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी के नाम से जान सकते हैं। ये मदर सेल डिवाइड करेगी, 4 ड्यूटर सेल बनाएगी। 4 ड्यूटर सेल में ये चारों ड्यूटर सेल जो बनी
ये 4 डॉटर सेल माइक्रोस्पोर हैं, 4 माइक्रोस्पोर, जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। तो जो माइक्रोस्पोर है, ये अकेले माइक्रोस्पोर को अगर हम देखते हैं तो इस माइक्रोस्पोर में एक माइक्रोस्पोर बना था, इसमें डिवीजन हुआ अनइक्वल। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक तो बड़ी वाली सेल, ये जो पूरी सेल है, वेजिटेटिव सेल बन गई। एक इसी के अंदर एक और सेल बनी जो कि एक जनरेटिव सेल थी। ये स्पिंडल शेप की जो सेल है, ये जनरेटिव सेल है। तो ये दो सेल बन गई, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल क्या है और वेजिटेटिव सेल क्या है उसको देखते हैं। तो ये एक सेल, इसमें न्यूक्लियस, इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो ये पूरी सेल जो बन गई, ये पूरी सेल वेजिटेटिव सेल है। ये स्पिंडल शेप की ये जनरेटिव सेल है। अब ये जो जनरेटिव सेल बनी है, ये इसी के साइटोप्लाज्म में है, मतलब ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल भी प्रेजेंट है। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं सेल विद इन अ सेल। यहाँ पे ये पॉइंट लाया जा सकता है, कौन सा, सेल विद इन अ सेल। सेल के अंदर दूसरी सेल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे कितनी स्टेज हो गई सेल की, यहाँ पे 2 स्टेज हो गई, सेल 2 सेल्ड स्टेज हो गई। 2 सेल्ड स्टेज कैसे, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे 2 सेल्स देखने को मिल रही हैं। जब ये 2 सेल देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे 2 सेल्ड स्टेज। वेजिटेटिव सेल बिगर है तो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करा सकती है क्योंकि इसके पास फूड रिजर्व है। इरेगुलर शेप की होती है, न्यूक्लियस इसका इरेगुलर शेप का होगा। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, फ्लोट करती रहती है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। और क्या होगा, ये 2 सेल्ड स्टेज बन गई। 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन शेड होगा, पोलन ग्रेन शेड ऑफ जब होगा तो वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होता है। मतलब कि एंथर से जब पोलन ग्रेन बाहर जाएगा तो वो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर जाएगा। कौन कौन सी वो 2 सेल्ड स्टेज हैं, पहली वेजिटेटिव, दूसरी जनरेटिव। बाकी बचे 40% में 3 सेल्ड स्टेज में। कैसे, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर लेगी, ये जनरेटिव सेल माइटोसिस के द्वारा डिवीजन करेगी। ये जनरेटिव सेल है, इसने किया माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद 2 जनरेटिव सेल बन गई। माइटोसिस करने के बाद जैसी 2 जनरेटिव सेल बनी, तो इस समय एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल, तो यहाँ पे टोटल हो गई 3 सेल। तो 40% स्पीसीज में 3 सेल्ड स्टेज में ये शेड ऑफ किया करता है। अब ये है क्या एक्चुअल में जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है ये मेल गैमीट है। ये दोनों जनरेटिव सेल, ये दोनों जनरेटिव सेल्स हैं, और ये क्या है, ये मेल गैमीट्स हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। ये मेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन में यूज होते हैं। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन में यूज होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब जो पोलन ग्रेन होता है ये 3 सेल्ड स्टेज में है। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर फॉर एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के लिए यूनिक फीचर होता है। तो इसका तो ठीक है कि ये जो 40% है इसमें 3 सेल्ड स्टेज में जा रहा है, 3 सेल्ड स्टेज में जा रहा है, तो एक मेल गैमीट ये हो गया, दूसरा मेल गैमीट ये हो गया, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा जिसमें 2 सेल्ड स्टेज में जा रहा है, तो जब वो सेड ऑफ हो जाएगा, सेड ऑफ होने के बाद जब स्टिग्मा के पास जाएगा, तो जैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, 2 सेल्ड स्टेज में क्या हुआ, ये था वेजिटेटिव सेल, इसके पास एक जनरेटिव सेल। जैसे ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने के तुरंत उसी टाइम पे ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर लेगी माइटोसिस के थ्रू और 2 जनरेटिव सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40% में क्या हुआ कि पहले से 3 सेल्ड स्टेज थी, मतलब कि पहले से 2 मेल गैमेट थे। लेकिन 60% में पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के टाइम पे 2 गैमेट बन जाते हैं बाय द माइटोसिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कई सारी जगह पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। अब पोलन ग्रेन सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एफ्लिसिएशन हो गया,
और कुछ में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्रोनिक का मतलब होता है कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, वो क्रोनिक डिसऑर्डर कहलाते हैं या क्रोनिक डिजीज कहलाती हैं। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह के डिजीज हो जाते हैं। तो इसमें पार्थेनियम कैरेटग्रास और भी होते हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं PAPACC। तो इसमें क्या होगा, पार्थेनियम पोलन एलर्जी, जो पोलन एलर्जी होगी किस किस से होगी, पार्थेनियम, एमरैंथस, चिनोपोडियम, कैरेटग्रास। तो हमें चारों नाम याद रखने हैं, क्योंकि चारों में जो है पूछा जा सकता है, PYQs में आ चुका है। तो पोलन एलर्जी किस किस से हुई, पार्थेनियम, एमरैंथस, चिनोपोडियम और कैरेटग्रास। तो इसमें इस तरह से जो पोलन एलर्जी है वो कॉज किया करते हैं। अब बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉज द पोलन एलर्जी। जो वीट होता है, वीट में भी पोलन एलर्जी कॉज होती है। जो वीट के साथ आया था कैरेट ग्रास। अब वीट के साथ जब कैरेट ग्रास आया था तो उसमें ये पोलन एलर्जी हो जाती है। अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अब पोलन ग्रेन जब न्यूट्रिएंट रिच है तो होगा क्या, इसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते थे। फूड सप्लीमेंट यूज करते थे, न्यूट्रिएंट रिच थे, तो और क्या हो सकता है इसमें, जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब जो पोलन मटेरियल है उसकी टैबलेट, सिरप, ये सब बनवाते थे। तो पोलन सिरप, पोलन टैबलेट। अब इससे एकदम इंस्टेंट एनर्जी देखने को मिलती थी, जो परफॉर्मेंस था एथलीट का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। तो परफॉर्मेंस को एक साथ बढ़ाने के लिए इसको लिया जाता था, लेकिन ये एक तरह से डोपिंग जैसा केस हो गया। डोपिंग जैसा कि जो एथलीट होते हैं वो ड्रग लेते हैं, तो उस तरह से डोपिंग वाला केस हो गया, तो इसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, अब आता है एक वर्ड पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या होता है, पोलन वायबिलिटी। अभी पोलन वायबिलिटी क्या होगा, तो पोलन वायबिलिटी कुछ नहीं होता, जिस तरह से जैसे मेडिसिन होती है कोई, उस मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो उसमें मेडिसिन की एक्सपायरी डेट थी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पोलन ग्रेन का एक्सपायरी टाइम है। तो एक्सपायरी टाइम फॉर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के लिए एक्सपायरी टाइम हुआ करता है। कितना टाइम है वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अब होता क्या है पोलन वायबिलिटी एक्चुअल में, वो समझता है। यहाँ पे ये एंथर है, यहाँ पे स्टिग्मा है। तो एंथर से स्टिग्मा तक जाने में, एंथर से स्टिग्मा तक जाने में जो पोलन ग्रेन है उसके लिए टाइमिंग फिक्स है। अब उस टाइमिंग के अंदर अगर वो पोलन ग्रेन पहुंच गया, उस टाइमिंग के अंदर अगर वो पोलन ग्रेन पहुंच गया तो ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन अगर ये उस टाइम के बाद पहुंचता है तो ये फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी खो चुका होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन फिर नहीं कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द पीरियड फॉर विच pollen grain remains viable is highly variable to some extent, depends on the prevailing temperature and humidity। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ सीरियल्स में, जैसे राइस हो गए, व्हीट हो गए, इसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो अपनी वायबिलिटी 30 मिनट में खो देते हैं। मतलब कि अगर एंथर से रिलीज हुआ है पोलन ग्रेन तो उसको 30 मिनट में यहाँ पहुंचना होगा स्टिग्मा के पास। अगर ये 30 मिनट्स में नहीं पहुंच पाया तो 30 मिनट के बाद अगर पहुंच रहा है तो ये पॉलिनेशन नहीं कर सकता। मतलब हम कह सकते हैं तो ये जो फर्टिलाइजेशन था उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ये एक्सपायर हो जाएगा, ये उसका एक्सपायरी टाइम हो गया। कुछ फैमिलीज में जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इन फैमिलीज में अप्रोक्स मंथ तक पोलन वायबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। दे मेंटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ।
अब क्या हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे पोलन वायबिलिटी हमने सीखा। नेक्स्ट क्या है, यू मे हैव हियर्ड द स्टोरिंग द सीमन स्पर्म इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। तो कई जगह पे सुना होगा कि सीमन को, स्पर्म को स्टोर किया जाता था एनिमल्स का, ह्यूमंस का, फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेम इसी तरह से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता है। पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाएगा पोलन बैंक में। पोलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर पे, माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा। ये लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से आता है इतना नेगेटिव टेम्परेचर। और इस लिक्विड नाइट्रोजन में जब किसी चीज को स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये कहलाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्या क्या किया हमने, जो पोलन ग्रेन थे उनको -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और इस तरह से हम पोलन ग्रेन को अगर स्टोर कर रहे हैं तो पोलन बैंक में करेंगे। सिमिलरली सीड को अगर स्टोर कर रहे हैं तो सीड बैंक हम बोलेंगे। किस में काम आएगा, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये काम आता है। तो यहाँ तक हमने पोलन ग्रेन कंप्लीट किया। नेक्स्ट में हम ओव्यूल पढ़ेंगे। थैंक यू।